हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडगा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका मई में एग्जाम्स है, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने एमटीपी सीरीज 2 निकाल दी है। अब ये एमटीपी सीरीज 2 सॉल्व करते हैं। एमटीपी सीरीज 1 मैंने सॉल्व करा दिए सर, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। एमटीपी सीरीज 1 सॉल्व करा दिया सर। और उसके बाद आपके लिए जीएसटी के सर चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स है, इनकम टैक्स के रिवीजन लेक्चर्स है। और मैंने मैराथन ले लिया सर। हर एक चीज इस चैनल पे डल चुकी है। इनकम टैक्स की स्ट्रैटेजी की वीडियो भी डल चुकी है। जीएसटी की स्ट्रैटेजी वीडियो बची हुई है, बाकी सब ऑलमोस्ट डल चुका है। तो सर एमटीपी सीरीज 2 सॉल्व करते हैं सर। इसके बाद एक जीएसटी की स्ट्रैटेजी की वीडियो, फिर आप लोग इनकम टैक्स जीएसटी से पूरे कंप्लीट इस चैनल में सब चीजें मिल जाएगी। और आपको समरी नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम में पिन है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आराम से देखते हैं। मैं एक लास्ट बार आज आपको ये सिखाऊंगा कि केस सिनेरियो बेस्ड कैसे सॉल्व करते हैं सर, क्योंकि इसके बाद अब आप फाइनली एग्जाम्स देंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी ये वीडियोस पे सिखाया है, आज लास्ट बार और सिखाता हूँ। चलो इनकम टैक्स का केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले ही बोला था केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे कभी भी केस सिनेरियो को पहले नहीं पढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, नीचे जाके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उससे अपन एक माइंड को ना डेवलप कर लेते हैं कि माइंड को इस तरीके से सोचना है। जब आप उसे बता देते हो ना तेरे को किस एरिया में सोचना है, तो आपका दिमाग उसी एरिया पे कन्फाइंड चलता है। उससे क्वालिटी ऑफ थिंकिंग अच्छी हो जाती है, आंसर मिलने के स्कोप ज्यादा हो जाते हैं, और चांसेस है कि केस स्टडी आप सही बना के हो। तो सर देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब ऊपर में कहीं ना कहीं मेरे को रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना है सर मिस्टर राजन का। उसके बाद आगे देखो, व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, मतलब ऊपर सैलरी की इनकम क्या टैक्सेबल है वो भी चेक करना है। हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 से, मतलब डिडक्शन वाली भी कहानी है सर। फिर बंदे की टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है, और आपको ड्यू डेट भी बतानी है। ये अपन को समझ आया। चलो सर अब ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं। देखो, मिस्टर राजन एज 62 ईयर्स, सर काम की इसकी एज 62 ईयर्स, एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, रिसाइड्स इन दिल्ली। हिज वाइफ शीतल एंड डॉटर रिया आल्सो रिसाइड्स विथ हिम। ठीक है, रिया एज 16 ईयर्स, तो बच्ची है, स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड इन डीएवी स्कूल एट न्यू दिल्ली। Mr. Rajan left for employment, to the United States of America on 15th September 2022, but his family did not accompany him. मतलब फैमिली यही इंडिया में थी, वो अकेला यूएस गया था सर। ठीक, he returned to India on 25th March. सर 25th मार्च को इंडिया आया। तो देखो भैया, एक चीज पहले आप मेरी बात समझो, हमें तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है ना सर। तो 15 सितंबर को गया और 25 मार्च को आया। तो 15 और 25 दोनों इंडिया में होगा, बाकी टाइम पीरियड इंडिया में काउंट नहीं होगा। तो चलो डेज काउंट करते हैं सर। सितंबर में हो गए 15 दिन बाहर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, प्लस मार्च में कितने 24। ये इसके 190 डेज जो है ना आउटसाइड इंडिया है ना, ये आउटसाइड इंडिया है। तो इन इंडिया कितने हो जाएंगे, -365 कर लो। 175 डेज इन इंडिया हो गए सर। अब 175 डेज इन इंडिया हुआ, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये तो नॉन रेसिडेंट हो गया। भाई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं ना, तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अपन कितना देखते हैं, 182 डेज देखते हैं प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। कोई स्टूडेंट सिर्फ उतनी कंडीशन सोचेगा तो ये बंदा नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर्ड हो जाएगा। बट मैंने आपको पहले भी एक बात सिखाई है, और पहले भी जब एमसीक्यू सॉल्व कराया था तब भी ये बात सिखाई थी सर। कोई भी स्टूडेंट इसको देख के स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूड नहीं करेगा। केस सिनेरियो आगे पढ़ो, आगे कुछ और कहानी भी हो सकती है। क्वेश्चन देखो, केस सिनेरियो देखो। मिस्टर राजन हैड गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, मतलब इंडिया से पहले इससे बाहर कभी गया ही नहीं। तो पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा इंडिया में। चलो ये भी क्लियर हुआ। During April 2022 to September 2022, he worked with a multinational company in Delhi. He earned a salary, देखो सैलरी दिया हुआ है, ठीक है, और सैलरी दिया हुआ है, सिर्फ कंप्यूटेड नहीं दिया है, 50,000 माइनस करना फ्रॉम हिज जॉब इन इंडिया। He paid tuition fees of 1,80,000 for Ria education in DAV school. सर एजुकेशन फीस 80C में जाती है डिडक्शन में, अगर याद हो तो। मैक्सिमम कितना मिलता है 1,50,000। सर 180 इसने लिया है, नहीं मिलेगा सर 180, 150 ही मिलेगा सर। आगे देखो, apart from that Mr. Rajan also earned a professional income of 60 lakh। सर इनकम ग्रॉस रिसिप्ट दिया हुआ 90 लाख फ्रॉम इंडिया। तो सर प्रोफेशनल इनकम देखो सर 60 लाख है। अब आप मेरी एक बात समझो सर, एक स्टूडेंट अगर सिर्फ शुरू का पढ़ता, तो वो शुरू का पढ़ के 175 डेज प्लस
175 डेज इन इंडिया होता तो वो उसको नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर करके खत्म कर देता। बट उसकी इंडिया से इनकम तो देखो सर, सैलरी की 40 लाख, प्रोफेशन की इनकम 60 लाख, आगे पढ़ते सर। ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो अर्न एन इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरेस्ट सेविंग बैंक इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट टू द ट्यून ऑफ 12,000, मतलब सेविंग बैंक से इसको 12,000 का इंटरेस्ट मिला और एफडी से भी इंटरेस्ट मिला भाई इसको 45,000 का, ठीक है। इस केस में इसकी एज मैटर करेगी सर, क्योंकि 62 हमें ये याद दिला रहे भैया कि 80 याद है, 80 50,000 की डिडक्शन देता है सर, ठीक है। मिस्टर राजन ऑल्सो अर्न अ सैलरी इनकम इक्विवेलेंट टू 6 लाख फ्रॉम यूएसए फॉर हिज जॉब ऑन विच नो टैक्स इज पेड और पेबल इन यूएसए, ठीक है, which was deposited in his bank account in USA and later on remitted to India। बड़ी मजेदार बात है सर। देखो बोल रहा है राजन ऑल्सो अर्न सैलरी, ठीक है, 6 लाख रुपए फॉर हिज जॉब ऑन विच नो टैक्स इज पेड और पेबल इन यूएसए। उस इनकम से रिलेटेड कोई भी टैक्स यूएसए में पे नहीं करता, विच वॉज डिपॉजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट इन यूएसए एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। सर तो ये दूसरी किसी कंट्री में टैक्स नहीं पे करता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको याद हो तो हम डीम्ड रेसिडेंट का एक सेक्शन पढ़ते थे, सेक्शन 61A, जहां पर हम 3 बातें चेक करते थे। एक तो पहला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो ये बंदा तो इंडियन सिटीजन है। दूसरा उसकी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, है सर। 14 लाख सैलरी की और ग्रॉस रिसिप्ट ये जो सॉरी प्रोफेशनल इनकम जो है 60 लाख है, तो हो गई 15 लाख से ज्यादा। तीसरी कंडीशन ये थी सर कि वो पर्सन किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करता ड्यू टू हिज डोमिसाइल और एनी अदर रीजन, नहीं पे करता यूएस में, लिखा तो है सर ऑन विच ही नो टैक्स इज पेड और पेबल इन यूएसए। तो दूसरी कंट्री में किसी में टैक्स भी पे नहीं करता। तो आसान भाषा में सर ये देखो, अभी अगर कोई स्टूडेंट ऊपर सीधा पढ़ता और कंक्लूड करता ना तो वो नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता, बट नहीं सर, वो डीम्ड रेसिडेंट की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तीनों, तो वो बंदा क्या कहला जाएगा सर, डीम्ड रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आया समझ? प्यारी बात है सर, ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम में कभी भी कोई भी स्टूडेंट आप बंद करके ना भगे एग्जाम में। अरे एक बार डेज निकाल ली तो भगना मत सर। डीम्ड रेसिडेंट की भी क्राइटेरियाज होती है, आप उसको भी चेक करेंगे सर, क्योंकि सर डीम्ड रेसिडेंट में भी कोई ना कोई फंस सकता है सर। अगर आप डीम्ड रेसिडेंट नहीं चेक करेंगे तो आंसर वेरी कर जाएगा। समझ आ रहा है? आगे देखो, फिर अगला पॉइंट क्या था, व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट सैलरी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजन। ये तो बहुत बच्चे वाला केस हो गया सर, पूरा दुनिया जहान की लड़ाई के बाद ये बोल दिया कि कितनी इनकम सैलरी में टैक्सेबल है। तो सर 14 लाख, इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लेंगे तो 13 लाख 50,000। ये तो बहुत ही सिंपल था सर। हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 से, एक तो सर उसकी बेटी का मिलेगा 1,50,000, भले उसने ट्यूशन फीस कितनी दी है 1,80,000, बट एटीसी में तो 1,50,000 से ज्यादा मिलता ही नहीं है। दूसरा सर इसको सेविंग अकाउंट का भी तो मिल जाएगा ना सर, टीटीबी वाला 50,000, क्योंकि सर 12,000 सेविंग वाला और 45,000 एफडी वाला। सर टीटीबी में ये बोला है कि इंटरेस्ट की इनकम की डिडक्शन मिल जाती है, वहां पर सेविंग और फिक्स्ड नहीं लिखा हुआ है, तो अपन सर यहाँ पर और 50,000 ले लेंगे। एटीटीबी 50,000, तो ये कितना हो गया सर 2 लाख रुपए। तो टोटल 2 लाख रुपए की आप डिडक्शन ले लोगे सर। आओ, ये 2 लाख रुपए की आपकी डिडक्शन हो गई। व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी, चलो भाई अब इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए देखो सर क्या क्या करेंगे अपन। पहले तो देखो इसकी इनकम कितनी है, सैलरी इनकम लिखते जाते सर। सैलरी से इनकम कितनी है 13,50,000 प्लस प्रोफेशनल इनकम कितनी है 60 लाख, और कोई इनकम, यस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग और एफडी प्लस इंटरेस्ट, एक तो सेविंग वाला और एक एफडी वाला। सेविंग वाला 12,000, एफडी वाला 45,000, ठीक। और कोई इनकम है क्या यार? नहीं सर, सैलरी इनकम जो यूएसए में अर्न हुई है सर, ये रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो सर इसकी कोई भी बिजनेस के अलावा दूसरी इनकम होती है, तो वो सर अगर आउटसाइड इंडिया हुई हो, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई हो, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। मैं रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाता हूं तो ये बहुत अच्छे से सिखाता हूं सर स्टूडेंट को। कोई भी रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सर पीजीपी की इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है, अगर वो
आउटसाइड इंडिया हुई हो, ठीक है, इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया हुई हो, और सर बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया हो, पर कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है तो रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल है। बट ये तो सैलरी की इनकम है, सैलरी की एनी अदर सोर्स टैक्सेबल नहीं होता है, एनी अदर सोर्स टैक्सेबल नहीं होता है। मेरी समरी बुक में भी मैंने इसको बहुत अच्छे से लिख के दिया है सर, तो ये तो टैक्सेबल नहीं होगा। और कुछ बचा नहीं सर, मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं बचा सर। और कुछ बचा क्या है? ना, और कुछ तो नहीं बचा सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे देख लेते हैं सर। मिस्टर राजन डिसाइडेड नॉट टू ऑप्ट 115 बीएससी, थैंक यू, नहीं तो और मेहनत हो जाती सर। चलो टोटल करते हैं, 13,50,000 प्लस 60 लाख प्लस 12,000 प्लस 45,000, ये आ रहा है मेरा तो आ रहा है सर 7407,000। ये हमारी सर आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें माइनस कर लेंगे सर डिडक्शन, अभी तो निकाले सर डिडक्शन 2 लाख रुपए की, ये माइनस कर लो सर इसमें से 2 लाख, तो ये आ जाएगा सर 7207,000। ये आपकी टोटल इनकम आ गई सर। अब अपन इसमें टैक्स निकालने जाएंगे, तो टैक्स निकालते टाइम ध्यान दो सर क्या क्या करना है अपन को। आओ, बंदे की एज तो देखो सर, एज क्या है 62 ईयर्स। तो सर अगर कोई पर्सन 62 ईयर्स का है, तो उसके लिए डिसाइडेड है सर 10 लाख तक उसका जो टैक्स आता है वो आता है सर कितना, 2 लाख पे 5%, 10,000, 5 लाख पे 20%, 1 लाख, तो ये आ जाता है सर 1,10,000। आप कैलकुलेट कर लेते सर, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से मत करना क्योंकि मेरे को तो सर इतने इतने क्वेश्चंस करा करा के याद हो गए। आप 10 लाख पे टैक्स निकाल लेना अगर किसी की एज 62 ईयर्स है, ठीक है। बाकी बची इनकम कितनी है 627,000, इस पे 30%, इस पे 30% कितना आएगा 18,621,000, दोनों को ऐड कर लो सर, प्लस 1,10,000, ये आ रहा है सर 1971, अरे सॉरी 721,000, इसमें प्लस सरचार्ज सर, क्योंकि देख लो उसकी इनकम इनकम एक्सीड कर गई है सर 50 लाख से ज्यादा, तो 10% सरचार्ज ऐड करेंगे, प्लस कर लो 10, अबे 10%, 10% ऐड करके प्लस 4% भी कर लो सर, क्योंकि प्लस 4 भी तो करना ही है सर। तो देखो ये आ रहा है मेरा 2256 है, हाँ 082.4, राउंड फिगर कर लेंगे सर, तो ये राउंड फिगर में क्या हो जाएगा 2256,080 आ जाएगा सर टैक्स। चलो आओ देखते हैं क्या था, 2256,080, ये रहा सर, आया समझ, सिंपल इजी। व्हाट विल बी द ड्यू डेट, ये मजे लेने की कोशिश है सर। आपसे ड्यू डेट पर इनकम टैक्स रिटर्न पूछ रहे सर। एक बात बताओ, हमने बचपन में एक बातें सीखी थी सर, हमने एक बातें 44AB में सीखी थी टैक्स ऑडिट में। अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ज्यादा अगर ग्रॉस रिसिप्ट होती, जबकि इसकी कितनी है 90 लाख, सर अगर 50 लाख से ज्यादा होती तो वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। तो सर टैक्स ऑडिट वाले लोगों के लिए सर डेट क्या है सर 31 अक्टूबर, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। मिस्टर ए एज 45 years sold an agricultural land for 52 lakh and acquired at a cost of 49.25 lakh on 39/2021, situated at 7 kilometers from the jurisdiction of municipality having a population of 4 lakh। oh my god सर, हमने पढ़ा था अप टू 8 लाख, जो अप टू 8 लाख है, 8 लाख तक जो पॉपुलेशन देखी जाती, सॉरी 8 लाख तक, सॉरी अप टू 8 किलोमीटर्स, अप टू 8 किलोमीटर देखा जाता है, और अप टू 8 किलोमीटर सर पॉपुलेशन देखी जाती है 10 लाख के उससे ज्यादा। सर यहाँ पर तो पॉपुलेशन कितनी है 4 लाख है, तो सर यहाँ पर ये जो पहली वाली कंडीशन है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा सर, क्योंकि वो उस लिमिट के बीच में फॉल नहीं कर रहे। लिमिट के बीच में फॉल करता तो अर्बन कहलाता, लिमिट के बीच में फॉल नहीं कर रहा है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। and sold another agricultural land for 53 lakh, acquired at a cost of 46 lakh on 15/2/2021, situated at 1.5 kilometer from the jurisdiction of municipality having a population of 12,000। हमने बोला था सर अप टू 2 किलोमीटर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा बट 1 लाख तक, तो ये 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख के बीच में, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अब ये आपका क्या कहलाएगा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड।
अब अगर ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो देखो सर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो ये टैक्सेबल है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो सर कैपिटल एसेट ही नहीं है, कैपिटल गेन की तो बात ही मत करो। What will be the amount of capital gain chargeable to tax in the hands of Mr. A for the assessment year 23-24? CII वगैरह दिया हुआ है। तो देखो सर, पहले तो एक्वायर कब किया सर, सेल किया है 12/12/2022 को और एक्वायर किया है 15 फरवरी 2021 को। तो सर 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म है, और 53 लाख में सेल किया, एक्वायर कितने में किया आ गया 46 लाख। अरे यार, यहाँ तो हचपच हो गया। देखो सर, एक्वायर कितने में किया 46 लाख, तो सर 7 लाख का क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगला देखो, अरे बाप रे, ये क्वेश्चन तो इतना सेम है ना, मैं अपने स्टूडेंट को 10 बार करा चुका हूँ। इंस्टीट्यूट ने सर एमसीक्यू बुकलेट में भी ये क्वेश्चन दिया है, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, मैं बता रहा हूँ एकदम इजी। इसका तो आंसर भी मेरे को रटा हुआ है 9.4। बट अपन कर लेते हैं सर। देखो, Mr. A, B, C and eligible SSC following mercantile system of accounting carrying on eligible business under section 44 AD provide the following details. Total turnover दिया हुआ है 130 लाख, out of the above 25 लाख received by account pay check, चेक है मतलब सर 6%, 50 लाख by cash मतलब 8%, 25 लाख by account pay bank draft सर 6%, 30 लाख not received till due date सर ये भी 8% में जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर लो सर, 6% वाले 50 लाख है, 50 लाख का 6% मेमोरी प्लस और 80 लाख का 6%। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 80 लाख का 8%, सॉरी। हाँ, तो ये 6.4 आया, ये 6.4 प्लस 3, ये 9.4 आ रहा है सर। आप भी चेक कर सकते हो, इतना ही आएगा सर। ये क्वेश्चन बहुत बार दे चुकी है इंस्टीट्यूट, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है सर। अगला देखो सर, ये वाला क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू की बुकलेट में सर अब भी सॉल्व कराया था, सेम क्वेश्चन है, नाम चेंज किए सर, सिर्फ नाम चेंज किए, सेम। मिस्टर जगत इज एन एम्प्लॉय इन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ भारत लिमिटेड, a cellular company operating in the region of eastern India. It is engaged in manufacturing of cellular devices. During the financial year 2023, following transactions are undertaken by Mr. Jagat. क्या क्या transactions undertaken है देखो सर। He attended a seminar on perquisite valuation. Seminar fees of 12,500 was paid by Bharat Limited. सर ये फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, ये अलाउड है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल पर्पस है सर। ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं होगा। ट्यूशन फीस ऑफ मिस्टर हिमांशु सन ऑफ जगत पेड टू प्राइवेट कोचिंग फीस सर ये टैक्सेबल है, was reimbursed by Bharat Limited, amount of fees 25,000, ये perquisite एज ए टैक्सेबल है, तो 25,000 आ गया टैक्सेबल। प्लस Miss Sapna, daughter of Mr. Jagat, studied in DPS school owned and maintained by Bharat. Employer की school है। Tuition fees paid for Sapna was 750 per month by Mr. Jagat. Cost of education in similar institution is 5250. तो सर 5250 minus 750 into 12 ये आ जाएगा सर 54,000। ठीक है, प्लस 25,000 ये आ रहा है सर 79,000। वेरी सिंपल, अमाउंट ऑफ चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 79,000। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ सर, नया क्वेश्चन नहीं है, विश्वास करो, नया नहीं है सर। मैंने इसको एमसीक्यू की बुकलेट में कराया, आरटीपीज एमटीपीज ये सब मैं बहुत पहले बार बार करवा चुका हूँ क्वेश्चन। अगला देखो, मिस्टर रवि incurred a loss of 4 lakh in the previous year 22-23 in leather business, against which one of the following income earned during the same year can be set off? किससे सेट ऑफ हो सकता है? तो बिजनेस का लॉस है, ध्यान रखियो सर। पहले तो बिजनेस का लॉस किससे एडजस्ट हो जाएगा, बिजनेस के प्रॉफिट से। अपन सेम सोर्स में पहले चलते हैं, फिर सर सेम हेड के अंदर होता है, फिर इंटर हेड होता है, ये चीज का याद रखना, सेम सोर्स सेम हेड फिर इंटर हेड। ठीक है, ये चीज भूलना मत, नहीं तो गड़बड़ कर जाते स्टूडेंट। तो 4 में से एक एडजस्ट हो गया। फिर दूसरा है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहां पर तो स्टूडेंट अति में गलती करते हैं, और विश्वास करो मैं इतने डाउट क्लियर करते करते थक चुका हूं सर। किसी भी दूसरे का लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन का लॉस दूसरे में एडजस्ट नहीं होता है। तो ये 4 लाख को भी आप 2 लाख में एडजस्ट कर सकते हो। हमारे पास 3 बचा था, 3 में से 2 और एडजस्ट हो गया। सैलरी इनकम, सर बिजनेस का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं होता, तो सिंपल सी बात है सर, बिजनेस का लॉस जो 1 लाख का है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और क्या सैलरी की 1 लाख की इनकम दिखेगी। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करने बोले, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड देयर आफ्टर फर्स्ट। एक मिनट, ये क्या है भाई, नहीं सर, पहले तो बिजनेस से एडजस्ट होगा फिर कैपिटल गेन से, ये वाला तो गड़बड़ है। नहीं,
थर्ड से तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड देयर आफ्टर सेकंड एंड द रिमेनिंग लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है। आया समझ? ये मैंने आपका इनकम टैक्स का केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपन डिस्क्रिप्टिव भी करेंगे और फिर जीएसटी भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो तैयार है ना? फ्रेंड्स तक इसे शेयर करना ताकि आपकी अच्छी क्लैरिटी हो और आपका कंप्लीट हो जाए सर एमटीपी मेरे साथ बैठ के, ताकि कोई डाउट क्वेरी कोई कचर कचर ना हो, टेंशन ना हो, ठीक है? और पूरी चीजें जितनी भी इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड आप सोच सकते हो ना, वो सब इस चैनल में आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। एक बार खोदने की कोशिश तो करो, चालू तो करो, ट्राई तो करो, सब मिलेगा, ठीक है? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।